यूट्यूब करोड़ों चैनल, लाखों सपने, पर कामयाबी वो तो बस कुछ मुट्ठी भर लोगों को। आज हम इसी पहेली की तह तक जा रहे हैं। सवाल सीधा है, आखिर यूट्यूब पर 99% चैनल क्यों सफल नहीं हो पाते? ये सवाल तो बहुतों के मन में होगा, खासकर उनके जो खुद कंटेंट बनाते हैं या शायद बनाने की सोच रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे पास आज एक यूट्यूब वीडियो का विश्लेषण है जो इसी मुद्दे पर थोड़ी रोशनी डालता है। इसमें कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हैं और उन आम गलतियों का जिक्र है जो नए क्रिएटर्स अक्सर कर बैठते हैं। अच्छा। तो आज हम इसी स्रोत के आधार पर यूट्यूबर्स की इस पूरी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। उनकी शुरुआती उम्मीदें क्या होती हैं, रास्ते में बाधाएं क्या आती हैं, और आखिर में वो क्या चीजें हैं जो उस कामयाब 1% को बाकी 99% से अलग करती हैं। तो चलिए इस विषय पर एक गहरी नजर डालते हैं और शुरुआत शायद उन आंकड़ों से करनी चाहिए जो स्रोत सामने रखता है, क्योंकि वो अपने आप में काफी कुछ कह देते हैं। हाँ, आंकड़े वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। सोचिए जरा, यूट्यूब पर करीब 15.5 करोड़ चैनल हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। 15.5 करोड़, बाप रे। लेकिन इनमें से, जैसा स्रोत बताता है, 90% चैनल कभी 1000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते। 90%? मतलब 10 में से 9 चैनल वहीं रुक जाते हैं जहां से शायद असली सफर शुरू होता है। और कमाई का क्या? कमाई की बात करें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। सिर्फ 6% चैनल ही यूट्यूब से पैसा कमा पाते हैं। सिर्फ 6%? हाँ, और सिल्वर प्ले बटन जो 1 लाख सब्सक्राइबर पर मिलता है, वो तो सिर्फ 0.6% चैनल्स तक पहुंचता है। 0.6%? और मिलियन सब्सक्राइबर्स मतलब 10 लाख का आंकड़ा। स्रोत के मुताबिक वहां तक तो 0.05% से भी कम चैनल पहुंचते हैं। मतलब लिटरली शायद हर 2000 चैनल में से सिर्फ एक। ये आंकड़े ये सफर की मुश्किलों का अंदाजा देते हैं। ये वाकई दिखाता है कि यूट्यूबर बनना शायद उतना ग्लैमरस नहीं है जितना दूर से दिखता है। तो ये यात्रा शुरू कैसे होती है? मतलब स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत इशारा करता है कि दिक्कत अक्सर शुरुआत में ही हो जाती है, गलत उम्मीदों के साथ। बहुत से लोग सोचते हैं बस एक कैमरा चाहिए, वीडियो रिकॉर्ड करो, अपलोड कर दो और बस लोग देखने लगेंगे। हाँ, या फिर ये सोच कि बस एक वीडियो वायरल हो गया तो चैनल चल पड़ेगा। बिल्कुल। और एक और बहुत आम धारणा है कि जैसे ही वो 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए, बस पैसों की बरसात शुरू। हाँ, एकदम। स्रोत के अनुसार यही यही अवास्तविक उम्मीदें पहली बड़ी बाधा हैं। क्योंकि जब हकीकत सामने आती है कि भाई इसमें लगातार मेहनत लगती है, कंटेंट सोचना पड़ता है, एडिटिंग करनी होती है, प्रमोशन करना पड़ता है, और नतीजे तुरंत नहीं मिलते, तो वही शुरुआती जोश धीरे धीरे निराशा में बदलने लगता है। ये उनकी बस की बात नहीं। जी, या उनमें वो खास बात नहीं है जो सफल यूट्यूबर्स में होती है। लेकिन जो टिके रहते हैं उनके लिए भी राह आसान नहीं होती। अब शुरू होता है दूसरा फेज। स्रोत बताता है कि ये क्रिएटर्स अब यूट्यूब पर ही समाधान ढूंढने लगते हैं। सर्च करते हैं, व्यूज कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर कैसे पाएं, वो 4000 घंटे जल्दी कैसे पूरे करें। यहाँ एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है जिस पर स्रोत ध्यान दिलाता है। अच्छा। क्या? कि जब आप लगातार ये ग्रोथ टिप्स या यूट्यूब सीक्रेट्स वाले वीडियो देखते हैं ना, तो दिमाग को एक झूठी संतुष्टि मिलती है। ऐसा लगता है जैसे हाँ, हम कुछ सीख रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। भले ही असल में आप अपने चैनल पर उन टिप्स को लागू ना कर रहे हो। बिल्कुल, वो एक तरह का क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी पॉर्न बन जाता है। आप जानकारी तो इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन एक्शन गायब है। हाँ, वीडियो देखा, शायद अच्छा भी लगा, पर उसे अपने कंटेंट में इस्तेमाल करने के बजाय अगला टिप्स वाला वीडियो देखने लगते हैं, और ये चक्रव्यूह चलता रहता है। और इसी चक्रव्यूह में एक और खतरा छुपा है, सही और गलत सलाह के बीच का फर्क न कर पाना। स्रोत आगाह करता है कि यूट्यूब पर ग्रोथ के नाम पर बहुत सी भ्रामक या अधूरी जानकारी भी फैली हुई है। बिल्कुल सही कह ली आप। कई चैनल तो एकदम सनसनीखेज टाइटल के साथ आसान समाधान बेचते हैं। ये एक सिटिंग बदल लो, रातों रात वायरल, बस ये ट्रिक अपनाओ और लाखों कमाओ। हाँ। स्रोत कहता है कि ये चैनल अक्सर असली मुद्दों पर बात नहीं करते कि चैनल असल में क्यों नहीं बढ़ रहा। शायद उनकी दिलचस्पी आपको उलझाए रखने में ज्यादा होती है। स्रोत कुछ रेड फ्लैग्स मतलब खतरे के संकेतों की पहचान करने में मदद करता है। जैसे अगर कोई चैनल गारंटी दे कि आपका चैनल एक दिन में मोनेटाइज हो जाएगा,
तो ये खतरे की घंटी है। बिल्कुल। या अगर कोई अनैतिक तरीके सुझा रहा हो, जैसे व्यूज या सब्सक्राइबर खरीदना, सब फॉर सब करना या दूसरों का कंटेंट चोरी करना, इनसे तो भाई बचना ही जरूरी है। हाँ, और स्रोत ये भी कहता है कि उन चैनलों से भी सावधान रहना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिथम या टेक्निकल सेटिंग्स की ही बात करते हैं। ये वाला हैशटैग लगाओ, ठीक इतने बजे वीडियो डालो, डिस्क्रिप्शन में ये लिखो। ये चीजें अपनी जगह जरूरी हो सकती हैं, पर ये पूरी कहानी नहीं है। असल खेल तो कंटेंट और ऑडियंस कनेक्शन का है। तो चुनौती मतलब दोहरी है। पहले तो इतने शोर में से सही सलाह ढूंढना, हाँ, और फिर उस सलाह को वाकई अपने काम में उतारना। क्योंकि जानना और करना ये दो अलग बातें हैं। और इसी करने पर स्रोत बहुत जोर देता है। बात सिर्फ बड़ी स्ट्रैटेजी समझने की नहीं है, बल्कि हर अगले वीडियो में पिछले से बेहतर करने की है, चाहे वो सुधार सिर्फ 1% का ही क्यों ना हो। जी। लगातार छोटे छोटे सुधार ही मिलकर बड़ा फर्क पैदा करते हैं। यहाँ एक और बारीक बात है जिसे स्रोत सामने लाता है। कई बार हम जानकारी को स्किल समझने की गलती कर बैठते हैं। अच्छा, जैसे? उदाहरण के लिए, आपने सीख लिया कि एक अच्छा थंबनेल CTR यानी क्लिक थ्रू रेट बढ़ाता है, मतलब कितने प्रतिशत लोग आपके थंबनेल को देखकर क्लिक करते हैं। ये जानकारी है। हाँ, ये तो पता चल गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रातों रात एकदम आकर्षक थंबनेल डिजाइन करना सीख गए। बिल्कुल। वो एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से, प्रयोग से और फीडबैक से धीरे धीरे विकसित करना पड़ता है। अच्छी एडिटिंग करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर सीखना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, समझना होगा कि कहानी कैसे कही जाती है। ये स्किल समय और मेहनत मांगता है। तो मतलब ये हुआ कि कुछ चीजें सिर्फ जानने से नहीं आती, उन्हें करने से, अनुभव से ही सीखा जा सकता है। स्रोत यही कहता है, कुछ स्किल्स का कोई शॉर्टकट नहीं है, उनका रास्ता अनुभव से होकर ही गुजरता है। और ये अनुभव, ये सीखना, ये मुफ्त में नहीं आता, इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत? किस तरह की कीमत? स्रोत बताता है कि इसमें समय का निवेश है, लगातार कंटेंट बनाने का अनुशासन है, कई बार असफल होने पर भी दोबारा कोशिश करने का जज्बा है, हाँ, नेगेटिव कमेंट्स या हेटर्स को नजरअंदाज करके अपने काम पर फोकस करने की हिम्मत है, हर वीडियो से सीखना, चाहे वो अच्छा चले या बुरा, ये सब उस कीमत का हिस्सा है। और सच तो ये है कि ज्यादातर क्रिएटर्स ये कीमत चुकाने को तैयार नहीं होते। और शायद यही वो निर्णायक मोड़ है जहां वो 1% बाकी 99% से अलग हो जाते हैं। बिल्कुल। वो 1% सिर्फ इसलिए सफल नहीं होते कि उन्होंने हार नहीं मानी, वो इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उन्होंने उस प्रक्रिया में लगातार मेहनत की, प्रयोग किए, गलतियां की, उनसे सीखा और अपने स्किल्स को तराशा। उन्होंने वो अनुभव हासिल किया जो जरूरी था। स्रोत यहाँ सकलन खान का एक बहुत अच्छा उदाहरण देता है। उनके चैनल पर शायद 9-10 वीडियो ही हैं, पर 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और उनकी पहली वीडियो वायरल हो गई थी। हाँ, मैंने देखा है, काफी प्रभावशाली है। तो इसे देखकर बहुत से नए क्रिएटर्स सोचते हैं कि बस ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल चैनल शुरू करते हैं, पहली वीडियो डालेंगे और वायरल। लेकिन स्रोत इसके पीछे की कहानी बताता है। वो वीडियो सकलन खान के उस चैनल की पहली वीडियो थी, लेकिन उनकी YouTube यात्रा की पहली वीडियो नहीं थी। अच्छा। उससे पहले उनका एक और चैनल था जिस पर उन्होंने 500 से भी ज्यादा वीडियो बनाए थे। 500 से ज्यादा? बाप रे। हाँ, उस लंबी यात्रा ने ही उनके स्किल्स को निखारा था। रिसर्च कैसे करनी है, स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, कैमरे के सामने कैसे बोलना है, एडिटिंग कैसे करनी है। वो जो पहली वीडियो वायरल हुई, वो सालों की मेहनत और अनुभव का नतीजा थी, ना कि सिर्फ किस्मत का खेल। ये बहुत जरूरी बात है समझने के लिए। तो इन चुनौतियों और अनुभवों को समझने के बाद अब उन ठोस बातों पर आते हैं जो स्रोत के अनुसार सफलता की कुंजी हैं। स्रोत 9 मुख्य सूत्र बताता है जिन पर वो 1% क्रिएटर्स ध्यान देते हैं। ये वो चीजें हैं जो किसी को भी भीड़ से अलग कर सकती हैं। जी, चलिए इन 9 सूत्रों को एक एक करके समझते हैं। पहला सूत्र है सही उम्मीदें रखें, सेट द राइट एक्सपेक्टेशंस। स्रोत याद दिलाता है कि यूट्यूबर बनने की चाहत और वीडियो बनाने की चाहत में फर्क है। बहुत से लोग पहला चाहते हैं पर दूसरे के लिए तैयार नहीं होते। मतलब सिर्फ कैमरे के सामने आने का शौक काफी नहीं है। एक वीडियो बनाने में जो पूरी प्रक्रिया लगती है, आइडिया सोचने से लेकर रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, फिर वो घंटों की एडिटिंग। हाँ, थंबनेल डिजाइन, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और फिर उसे प्रमोट करना। बिल्कुल, ये सब मेहनत का हिस्सा है।
स्रोत कहता है कि बिगिनर्स अक्सर इस पूरी प्रक्रिया को कम आंकते हैं। और सिर्फ मेहनत ही नहीं, नतीजों को लेकर भी यथार्थवादी होना जरूरी है। रातों रात वायरल होना एक अपवाद है, नियम नहीं। शुरुआत में बहुत कम व्यूज आ सकते हैं। और कमाई की बात करें तो स्रोत साफ कहता है कि जब तक आपके वीडियो पर लाखों में व्यूज नहीं आते, तब तक YouTube से होने वाली आय अक्सर बहुत मामूली होती है। तो सही उम्मीदें रखने से निराशा कम होती है और आप लंबी रेस के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल। दूसरा सूत्र इसी से जुड़ा है, जल्दी हार न माने, डोंट क्विट सो अर्ली। जैसा हमने सकलन खान के उदाहरण से सीखा, स्किल्स बनने में, ऑडियंस बनने में, एल्गोरिदम को आपके चैनल को समझने में, इन सब में समय लगता है। धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। तीसरा सूत्र है, जो सीखा है उसे लागू करें। अप्लाई व्हाट यू लर्न। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन स्रोत इसे बार बार दोहराता है। सिर्फ ग्रोथ हैक्स वाली वीडियो देखने से चैनल ग्रो नहीं होता। सही बात है। हर अगली वीडियो में पिछले से कुछ बेहतर करने की कोशिश करनी होगी। स्रोत एक तरह से ये सवाल पूछने को कहता है, कोई नया YouTube टिप वीडियो देखने से पहले क्या आपने पिछली बार जो सीखा था उसे लागू किया? ये एक अच्छा सेल्फ चेक है। चौथा सूत्र, सही सलाह ढूंढें। जैसा हमने डिस्कस किया, भ्रामक चैनलों, गारंटी वाले वादों और अनैतिक तरीकों से बचें। जी। और ये भी देखें कि जो सलाह आप ले रहे हैं, क्या वो आपके खास नीश या टॉपिक के लिए प्रासंगिक है। जो स्ट्रैटेजी गेमिंग चैनल के लिए काम करती है, जरूरी नहीं कि वो कुकिंग या एजुकेशनल चैनल के लिए भी काम करे। बिल्कुल। अब आता है पांचवा सूत्र, जो थोड़ा दिलचस्प और शायद उल्टा लग सकता है। हाँ। शुरुआत में अनोखा बनने की कोशिश बंद करें। स्टॉप ट्राइंग टू बी यूनिक इनिशियली। ये सुनने में अजीब है। हर कोई तो कहता है कि YouTube पर सफल होने के लिए यूनिक होना जरूरी है। हाँ, लेकिन स्रोत का तर्क थोड़ा अलग है। वो कहता है कि जब आप बिल्कुल नए हैं तो एकदम कुछ अनोखा या हटके करने की कोशिश करना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई डेटा या सबूत नहीं है कि आपका वो अनोखा आइडिया या फॉर्मेट या टाइटल या थंबनेल काम करेगा भी या नहीं। ये हवा में तीर चलाने जैसा हो सकता है। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या सबको एक जैसा ही कंटेंट बनाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत यहाँ स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, मतलब एक कलाकार की तरह चोरी करो के अवधारणा का जिक्र करता है। अच्छा। इसका मतलब कॉपी पेस्ट करना नहीं है। इसका मतलब है अपने नीश में जो चैनल पहले से सफल हैं, उनका विश्लेषण करें। देखें कि उनके वीडियो आइडियाज में, टाइटल्स में, थंबनेल्स में, एडिटिंग स्टाइल में क्या समानताएं हैं, कौन सी चीजें हैं जो उनकी ऑडियंस को पसंद आ रही हैं। अच्छा, तो पहले समझना है कि क्या चीज काम कर रही है। पैटर्न क्या है। उन सफल पैटर्न को पहचाने और उन्हें अपने काम का आधार, मतलब फाउंडेशन बनाएं। ये एक तरह से आपको एक सुरक्षित शुरुआती बिंदु देता है। ठीक है। फिर उस आजमाए हुए आधार के ऊपर आप अपनी खासियत, अपनी यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट, यानी वो चीज जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। ये आपकी पर्सनालिटी हो सकती है, आपका समझाने का अनोखा तरीका, आपके वीडियो का कोई खास एलिमेंट जैसे कोई मैस्कॉट या एनिमेशन, या कंटेंट पर आपका अपना नजरिया। तो शुरुआत में नींव मजबूत रखें जो काम करती है, फिर उस पर अपनी पहचान बनाएं। ये नजरिया काफी प्रैक्टिकल लगता है। छठा सूत्र है, एक नीच परिभाषित करें। डिफाइन अ नीश। नीश यानी आप किस खास विषय या दर्शक वर्ग के लिए वीडियो बना रहे हैं। जी। स्रोत कहता है कि अगर आप YouTube को सिर्फ हॉबी से ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं, तो एक स्पष्ट नीश होना जरूरी है। अगर आप ही कंफ्यूज हैं कि आप क्या बनाते हैं, कभी कॉमेडी, कभी टेक, कभी व्लॉग, तो ऑडियंस कैसे जुड़ेगी? हाँ, और एल्गोरिथम भी कंफ्यूज हो जाएगा। एक तय नीश होने से आप एक खास कम्युनिटी बनाते हैं। आपके सब्सक्राइबर जानते हैं कि आपसे किस तरह के कंटेंट की उम्मीद करनी है। इससे लॉयल्टी बढ़ती है। सही। साथ ही YouTube के एल्गोरिदम को भी समझने में आसानी होती है कि आपके वीडियो किन लोगों तक पहुंचाने हैं, जिससे डिस्कवरी में मदद मिलती है। सातवां सूत्र बहुत मशहूर है, 80-20 नियम, द 80-20 रूल। ये नियम कहता है कि अक्सर आपके 80% नतीजे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। YouTube के संदर्भ में स्रोत उन 20% सबसे जरूरी कामों की पहचान करता है जो 80% व्यूज और ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये 3 चीजें हैं। कौन सी? पहला, वीडियो का आइडिया। क्या टॉपिक वाकई दिलचस्प है? क्या लोग इसे सर्च करेंगे या इस पर क्लिक करना चाहेंगे? दूसरा, पैकेजिंग, टाइटल और थंबनेल। क्या आपका थंबनेल ध्यान खींचता है? क्या टाइटल क्लिक करने पर मजबूर करता है?
क्या दोनों मिलकर सही उम्मीद जगाते हैं? और तीसरा? तीसरा, इंट्रो हुक। वीडियो के शुरुआती 30 सेकंड। क्या आप शुरू में ही दर्शक को रोक पाते हैं? क्या आप उन्हें वजह देते हैं कि वो पूरा वीडियो क्यों देखें? तो मतलब बाकी चीजें जैसे एडिटिंग, डिस्क्रिप्शन, टैग्स वो जरूरी नहीं है? नहीं, जरूरी तो वो भी हैं, लेकिन स्रोत का तर्क है कि अगर ये 3 मुख्य चीजें आइडिया, पैकेजिंग और हुक कमजोर हैं, तो बाकी चीजें आपको नहीं बचा सकती। हाँ, बात तो सही है। दर्शक वीडियो पर क्लिक ही नहीं करेगा या शुरू में ही छोड़कर चला जाएगा। इसलिए अपनी सबसे ज्यादा ऊर्जा और समय इन 3 चीजों को सही करने में लगाना चाहिए। समझ गया। 8वां सूत्र है लगातार बने रहें, स्टे कंसिस्टेंट। इसके 2 मुख्य फायदे स्रोत बताता है। पहला, जैसा हमने पहले कहा, आप जितना ज्यादा बनाएंगे उतना ही सीखेंगे और बेहतर होंगे। आपकी एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, कैमरा प्रेजेंस सब कुछ प्रैक्टिस से ही सुधरता है। जी बिल्कुल। और दूसरा फायदा एल्गोरिदम से जुड़ा है। स्रोत के अनुसार YouTube का एल्गोरिदम कंसिस्टेंसी को पसंद करता है। जब आप एक नियमित शेड्यूल पर वीडियो अपलोड करते हैं, चाहे वो हफ्ते में 1 हो या 2, तो आपके चैनल को ज्यादा सक्रिय और भरोसेमंद मानता है, जिससे आपके वीडियो को पुश मिलने की संभावना बढ़ सकती है। और आखिर में 9वां सूत्र, जरूरत पड़ने पर नीश बदलें, चेंज नीश इफ नेसेसरी। ये थोड़ा अप्रत्याशित लग सकता है, लेकिन जरूरी है। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि आप सब कुछ सही कर रहे होते हैं, अच्छी क्वालिटी के वीडियो बना रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं, 80-20 रूल पर फोकस कर रहे हैं, सही सलाह भी लागू कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चैनल ग्रो नहीं कर रहा। ऐसी स्थिति में क्या वजह हो सकती है? स्रोत कुछ संभावनाएं बताता है। हो सकता है कि आपका चुना हुआ नीश बहुत ज्यादा सैचुरेटेड या प्रतिस्पर्धी मतलब कॉम्पिटिटिव हो गया हो, हाँ, जहां नए क्रिएटर के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल है। या ये भी हो सकता है कि आपके स्किल्स और इंटरेस्ट किसी दूसरे नीश में ज्यादा बेहतर फिट होते हों, जहां आप ज्यादा स्वाभाविक रूप से कंटेंट बना पाएं। या शायद उस नीश की ऑडियंस ही सीमित हो, बहुत छोटी ऑडियंस हो। ये भी एक वजह हो सकती है। कुछ नीश स्वाभाविक रूप से छोटे होते हैं, उनमें टॉप पर बैठे क्रिएटर्स के भी व्यूज शायद बहुत ज्यादा ना हो। तो अगर आप ऐसे नीश में हैं और ग्रोथ रुक गई है, तो स्रोत कहता है कि नीश बदलने पर विचार करना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। इसे हार मानना नहीं। नहीं, इसे हार मानना नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक बदलाव समझना चाहिए। और शायद इससे कंटेंट बनाने का मजा भी वापस आ जाए। बिल्कुल, एक नई दिशा मिलने से, नए आइडिया सोचने से अक्सर वो उत्साह लौट आता है। तो इन 9 सूत्रों को देखें तो एक बात साफ है, यूट्यूब पर सफलता कोई लॉटरी नहीं है। ये किस्मत से ज्यादा स्ट्रैटेजी, मेहनत और सही माइंडसेट का खेल है। सही कहा आपने। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप सही उम्मीदों के साथ शुरुआत करते हैं या नहीं, सीखने और सुधार करने के लिए कितने तैयार हैं, कितनी जल्दी हार मान लेते हैं, और क्या आप उन जरूरी 20% कामों पर फोकस कर पाते हैं जो 80% नतीजे देते हैं। ये धैर्य और लगातार प्रयास की यात्रा है। और स्रोत के मुताबिक यही वो फर्क है जो कामयाब 1% को उन 99% से अलग करता है, जो शायद बड़े उत्साह से शुरू तो करते हैं पर रास्ते की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते या सही दिशा में मेहनत नहीं करते। इस पूरी चर्चा से एक और गहरा सवाल मन में उठता है, जिस पर शायद हर क्रिएटर को सोचना चाहिए। क्या? स्रोत बार बार अनुभव, सीखने और मेहनत की बात करता है, तो क्या असली सवाल सिर्फ ये है कि चैनल ग्रो कैसे करें, या फिर कुछ और? शायद एक ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि इस सफर में जो समर्पण, जो मेहनत, जो उतार चढ़ाव आने वाले हैं, क्या वो वाकई मेरे जुनून और मेरे लक्ष्यों से मेल खाते हैं? क्या हम सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर के पीछे भाग रहे हैं, या हमें सच में कुछ बनाने, कुछ शेयर करने की प्रक्रिया में आनंद आ रहा है? क्योंकि अगर वो अंदरूनी खुशी और जुनून नहीं है, तो लंबे समय तक टिके रहना, खासकर मुश्किल दौर में, बहुत कठिन हो सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। बाहरी सफलता बनाम भीतरी संतुष्टि। और इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है।